तो देखिए दो शब्द है, ध्यान से सुनेंगे। एक शब्द है इकोनॉमिक्स और एक शब्द है इकोनॉमी। अब आपके कोर्स में कहीं इकोनॉमी लिखा है और कहीं कहीं इकोनॉमिक्स लिखा है। ये इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमी या इकोनॉमी, उच्चारण दोनों ढंग से किया जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दो तरीके से किया जाता है। इकोनॉमी भी कहते हैं तो भी करेक्ट है और इकोनॉमी भी कहते हैं तो भी करेक्ट है। दोनों एसेंट में आप बात कर सकते हैं। इसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई में इसको कोर्स में रखा जाता है। सिविल सेवा में ये कोर्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी मैं चर्चा करूंगा। और ये है इकोनॉमी या इकोनॉमी, ये इसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये कोर्स में होता है, सिविल सेवा में यही पढ़ाया जाता है और इसी की जरूरत है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करें, वनडे की, एसएससी की, तो इकोनॉमिक्स सिलेबस में होता है। अगर आप छोटा छोटा यहाँ भी जो एग्जाम होता है पटवार का या रीट का या ऐसे वैसे छोटे एग्जामों में हमेशा ये कोर्स में होता है। और बड़े एग्जाम अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, हायर ब्यूरोक्रेसी में अगर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो भी इसको पढ़ना पड़ेगा। और लोअर ब्यूरोक्रेसी में स्टेट पीसीएस जैसे आपका आरएएस है, अगर यहाँ पे आप एसडीएम डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं तो भी आपको इकोनॉमी या इकोनॉमी ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं हिंदी के आधार पे ही बात करूं, हम लोग दोनों अर्थों में समझेंगे। तो देखिए अगर अर्थशास्त्र की बात करें, देखिए दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द क्या है अर्थ और दूसरा शब्द क्या है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या हुआ रिसोर्स। अर्थ का मतलब क्या है रिसोर्स आप कह सकते हैं या मनी भी कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं या मुद्रा भी कह सकते हैं। इसको आप संसाधन भी कह सकते हैं या इसी को मनी भी कह सकते हैं, मुद्रा भी कह सकते हैं। जनरली संसाधन कहना ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो बड़ा व्यापक शब्द है। और शास्त्र का मतलब क्या है थ्योरी। शास्त्र क्या है थ्योरी या सिद्धांत। भाई शास्त्र क्या है सिद्धांतों। तो ये इसका अर्थ हो गया सिद्धांत। इसका मतलब एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स ये सब्जेक्ट जिसमें डील किसको किया जाता है रिसोर्स के थ्योरी का, जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। देखिए संसाधनों के सिद्धांतों के अध्ययन का विषय इकोनॉमिक्स कहलाता है, जिसमें थ्योरी का अध्ययन करते हैं। जैसे गरीबी की थ्योरी, जैसे नेशनल इनकम के लिए थ्योरी, जैसे इन्फ्लेशन की तमाम थ्योरी है, जैसे मार्केट की बहुत सारी थ्योरी है। बहुत सारे संसाधनों के सिद्धांतों के अध्ययन वाला विषय। यह विषय सामान्यतः विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, एकेडमिक्स के लिए जरूरी होता है। या आप जब एमबीए करते हैं, जब कंपनी चलाते हैं तो सिद्धांतों को आप समझते हैं। लेकिन प्रशासन चलाने के लिए सिद्धांत की जरूरत नहीं है, व्यवहार की जरूरत है। तो यहां देखिए ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक का वही सेम अर्थ और दूसरी तरफ आप देखिए व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है वही रिसोर्स, ठीक है। और यहां व्यवस्था का मतलब सिस्टम। ये क्या है व्यवस्था मतलब सिस्टम। और सिस्टम कैसे आता है मैनेजमेंट से। कोई भी व्यवस्था कैसे बनती बताइए प्रबंधन से। भाई चाहे हम इसे व्यवस्था कहें या प्रबंधन कहें, एक ही बात तो है कि नहीं। व्यवस्था तो प्रबंधन से बनती है, इसका मतलब ये मैनेजमेंट है और ये संसाधन है। इसका मतलब ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करने वाला विषय अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जब आप सिविल सेवा में जाएंगे, खासकर जब हायर ब्यूरोक्रेसी में जैसे आप डीएम बनते हैं, लोअर ब्यूरोक्रेसी में जैसे आप एसडीएम बनते हैं, तो आप संसाधनों का प्रबंधन कर रहे होते हैं। क्योंकि भारत की सरकार कोई बहुत धनी सरकार नहीं है, जितनी जरूरत है उतना संसाधन नहीं हमारे पास है, बल्कि जो संसाधन है उसी में सबको पूरा करवाना है। या नहीं पूरा हो रहा है तो ऐसा मैसेज होना चाहिए कि सबको पूरा हो रहा है। बीपीएल की लिस्ट बनाइए, एपीएल की लिस्ट बनाइए, सबसे पहले गरीब से गरीब व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाइए, है कि नहीं। वृद्धावस्था पेंशन या जानते हैं जो है छात्रवृत्ति
या मातृत्व सहायता सबसे पहले उसको मिले जो गरीब से गरीब है, ताकि उस तक संसाधन पहुंच जाए, और जो अपने से सक्षम है वो स्वयं से अपने लिए जुगाड़ करे संसाधनों को। तो ये संसाधनों के प्रबंधन का विषय है और ये संसाधनों के सिद्धांतों का विषय है। सिद्धांत का सिविल सेवा में महत्व नहीं है, बल्कि प्रबंधन का महत्व है। इसलिए आपके कोर्स में क्या, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यद्यप ऊपर लिखा है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब कुछ कुछ सिद्धांत भी बताते हुए चलना है। अगर इस मानसिकता के साथ सिलेबस में लिखा है तो हम लोग दोनों काम करते चलेंगे, कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ाते चलेंगे और जनरली इकोनॉमी पढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये दोनों विषय आप समझ गए क्या है, तो पहले आप लिख लीजिए, पहले इतना लिखे, फिर हम लोग इसको अंग्रेजी में कैसे डेराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड, वहां से चलेंगे लेकर के। नोट कर लें, और फिर इसका कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है, कैसे इसको लेके आगे बढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स, हिंदी वर्जन से पहले मैंने इसका अर्थ बताया, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। तो इसको बना लें आप, फिर लिखेंगे, बनाने के बाद इसको नीचे लिख लीजिएगा। ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहा जाता है। जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें लिख लीजिएगा ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सबके लिए संसाधनों की उपलब्धता करवा ही नहीं पाएंगे। भारत जैसे गरीब देश में जहां संसाधन पर्याप्त नहीं है, वहां प्रबंधन से ही सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसको लिख लेंगे आप, संसाधनों के प्रबंधन का विषय अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब पहले कुछ विमर्श सुनिए ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए, जरा ध्यान देंगे दोनों चीज के लिए। यह क्लास आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काम आएगी। मान लीजिए एनालिटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सोचा जाता है, जरा उसको समझेंगे आप। इसको मैं मिटा दूं, सबने नोट कर लिया? हाँ, नोट करते रहे, सबने नोट कर लिया? तो देखिए जरा, देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी या इकोनॉमी, ये दो विषय यहां पर लिखे हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मुद्दा पहले रिसोर्स को समझें। देखिए जैसे ये भारत है, भारत जिसको आप इंडिया कहते हैं, भारत में पूरी दुनिया की जनसंख्या को अगर ध्यान में रखा जाए तो कितनी जनसंख्या हमारे पास है? पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है, कोई बताए? पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, लगभग 8 अरब, 750 से लेके 800 करोड़ है। लगभग 8 अरब दुनिया में लोग हैं, मतलब 800 करोड़ लोग हैं मोटे तौर पे मैं बोल दूं, लेकिन 140 करोड़ हम ही लोग हैं। मतलब दुनिया की 18% जनसंख्या कहां रहती है, बोलिए? भारत में रहती है। 2011 की जनगणना को अगर आधार बनाया जाए तो 17.5%, लेकिन वर्तमान में 18 से भी ज्यादा हो चुकी है, मैं 18 लिख रहा हूं। इसका मतलब है दुनिया का हर 5वां 6वां आदमी कौन है, बताइए? भारतीय। दुनिया में अगर 5-6 लोगों से मिलेंगे तो एक आदमी कौन मिल जाएगा? भारतीय। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ हम ही लोग हैं। लेकिन हम लोग इतने लोग हैं, लेकिन हमारे पास देखा जाए कोई संसाधन इतना है क्या? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जमीन, एरिया, भूगोल तो आपने पढ़ा होगा ने। हमारे पास क्षेत्र या जमीन कितनी है, बताइए, कोई बताए? पूरी दुनिया का कितना है? 2.4%।
भारत का भूगोल अगर आपने पढ़ा होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। फिर दूसरा बड़ा देश कनाडा है। तीसरा बड़ा कौन है? चीन है। चौथा बड़ा कौन है? यूएसए। पांचवा बड़ा कौन है? ब्राजील। छठा बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सातवें बड़े कौन है? हम लोग। तो भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। लेकिन आदमी कितना है हमारे पास? बाप रे बाप, आदमी 18% और जमीन कितना है हमारे पास? इसका मतलब जमीन हमारे पास बहुत कम है। यही कारण है कि भारत में जमीन बहुत महंगी है। पूरी जिंदगी लग जाती है एक मकान को बनाने में। आप लोग तो फिर भी ऐसे लोग हैं, धन्य लोग हैं आप लोग। राजस्थान सबसे बड़े राज्य में रहते हैं, यहां फिर भी जमीन उतनी कम नहीं है। अगर आप बंगाल में होते ना, अगर आप बिहार में होते, यूपी में होते, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते, तो सोच पाते कि जमीन जानते हैं कितना कम है लोगों के पास। एक जैसे ये गांव है, अगला गांव आधे किलोमीटर के बाद दूसरा। यहां राजस्थान में तो मैं देखता हूं 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कई बार गांव नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में चले जाइए तो 20 किलोमीटर तक गांव नहीं है। वहां हर आधी किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे गांव है। 1 किलोमीटर में 3 गांव है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास जमीन बहुत कम है। और जमीन का सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग किसे माना जाता है? स्टूडेंट को। छोटी छोटी जगह के लिए 5,000, 10,000, 15,000 रुपया महीना देता है रूम का। मुखर्जी नगर में किचन में जो बच्चे रहते हैं वो भी 10,000 रुपया देते हैं महीने का। जमीन बहुत महंगी है भारत में। क्यों? क्योंकि आदमी ज्यादा है, तो जमीन हमारे पास कम है। अच्छा, दूसरा पानी। पानी से पीड़ित आप लोग भी हैं। पानी भारत में कितना है? 4%। पूरी दुनिया का कितना पानी है हमारे पास? लेकिन आदमी कितना है? बाप रे बाप। इसीलिए पानी बड़ा महंगा है। 20 रुपए लीटर बिक रहा है। और राजेंद्र भाई यहीं रहते हैं अलवर में, तरुण भारत संघ चलाते हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं। तो राजेंद्र भाई कहते हैं कि पानी का भयावह बाजार खड़ा होने वाला है। खाली 4% पानी हमारे पास है, लेकिन आदमी। अच्छा, मिनरल, खनिज, यद्यपि आप जिस राज्य में रहते हैं वहां मिनरल ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया का हमारे पास 0.8% मिनरल है। 0.8% मिनरल है। ये मत सोचिएगा खाली सोना चांदी महंगा है। बुलियन मेटल, सोना चांदी प्लेटिनम ही नहीं महंगा है, सभी मेटल महंगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0.8% और आदमी कितना है? जब आप एक खिड़की बनवाने जाएंगे, दरवाजा लगवाने जाएंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा लोहे का दरवाजा इतना, एल्युमिनियम का दरवाजा और खिड़की इतना। अच्छा, हमारे पास एक चीज थोड़ा सा ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की, ये लगभग 7 से 8% है। लेकिन फिर भी आदमी 18%। सांसबंदी चल रही है दिल्ली जैसे शहरों में। कुछ भी नहीं है पर्याप्त। कैसे होगा भारत का विकास? जबकि आर्टिकल 38 क्या कहता है? जबकि आर्टिकल 38 कहता है राज्य कल्याणकारी होगा, भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा। आर्टिकल 38 कहता है। संविधान सभा के लोगों को यह बात मालूम थी कि कल्याणकारी राज्य खाली कल्पना हो सकती है, क्योंकि कल्याण संसाधनों के समानुपाती होता है। वेलफेयर आप उतना कर पाएंगे जितना रिसोर्स, और वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है। और मैंने बताया पूरी दुनिया की जीडीपी कितना है? $90 ट्रिलियन, और हमारी जीडीपी 3, तो 3.5% हमारे पास संसाधन है टोटल मिला दिया जाए, है कि नहीं? तो फिर भारत कैसे कल्याणकारी राज्य बनेगा? कैसे कल्याणकारी राज्य बनेगा? मान लीजिए हमारे पास, अब मान लीजिए आप लोग 100 लोग हैं और मेरे पास खाली 5 लड्डू है। अब मैं कैसे बांटूं? अब मैं बांट सकूंगा या नहीं? तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रबंधन करूंगा। कैसे? मैं कहूंगा ऐसे लोग जिन्होंने कभी लड्डू नहीं खाया हाथ उठाएं। अब नहीं, अभी उठाना नहीं है, खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं कहूंगा ऐसे लोग जिन्होंने कभी लड्डू नहीं खाया हाथ उठाएं। फिर मान लीजिए 2 लोगों ने हाथ उठाया, उनको लड्डू दे देना है। फिर ऐसे लोग जिन्होंने लड्डू खाया लेकिन जिनका अभी बहुत मन कर रहा है तुरंत, है कि नहीं? अब अगर ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया तो उसी लड्डू को जानते हैं प्रसाद बना देना, लीजिए। अर्थात वरीयता देखी जाती है, प्रबंधन देखा। जब संसाधन कम होता है तो संसाधन सब तक नहीं पहुंच पाता। फिर वरीयता बनाई जाती है, फोकस बनाया जाता है कि कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों तक पहले संसाधन पहुंचाया जाए,
प्रियॉरिटी क्लास को, जो SC, ST, OBC या जो डिफाइंड वर्ग है उसके लिए संसाधन पहुंचाया जाए। नहीं तो जानते हैं संसाधनों का उपयोग ही नहीं हो पाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आर्टिकल 39 संविधान सभा ने बनाया था। आर्टिकल 39 जानते क्या कहता है? ये कहता है संसाधनों का समता मूलक वितरण हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ये कहता संसाधनों का सबके लिए उपयोग हो। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में सहायता पाने, काम पाने का अधिकार हो। और आर्टिकल 42 कहता है काम की न्यायसंगत दशाएं हो। आर्टिकल 46 कहता है कमजोर वर्गों और वंचित वर्गों के लिए राज्य काम करेगा। और आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए राज्य काम करेगा। और आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन के लिए राज्य काम करेगा। और आर्टिकल 48A कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य काम करेगा। और आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द बढ़ाने। कैसे करेगा राज्य काम? संसाधन तो आपके पास कम हैं, तो क्या करना होगा बोलिए? संसाधनों का प्रबंधन। इसीलिए क्या पढ़ाना होता है बताइए? इकोनॉमी या इकोनॉमी। यही कारण है कि जानते सिविल सेवा में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? इकोनॉमी या इकोनॉमी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही कारण है कि अर्थव्यवस्था को सिविल सेवाओं के सिलेबस में रखा जाता है। इकोनॉमिक्स को नहीं, सिद्धांत से कुछ होगा नहीं, प्रबंधन से होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10,000 की इनकम होती है, लेकिन 4 भाई बहन आप हैं। कैसे सबको पढ़ाया जाए, कैसे सबको लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, कैसे? तो क्या किया जाता? पहले किसी एक को पढ़ा करके, जो सबसे तेज है पढ़ने में उसको पढ़ा करके, ताकि फिर वो बाकी दूसरों को पढ़ाए। ऐसे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। मतलब कोई ना कोई प्रबंधन किया जाता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, व्यापक उपयोग हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यही कारण है कि इकोनॉमी का जानते हैं महत्व है। तो जरा नई लाइन से लिखे, भारत में जनसंख्या अधिक है। भारत में जनसंख्या अधिक है और उसके अनुसार संसाधन बहुत कम है। भारत में जनसंख्या अधिक है लेकिन उसके अनुसार संसाधन बहुत कम है। लेकिन उसके अनुसार संसाधन बहुत कम है। इसके लिए चार्ट बना लीजिए। हर लाइन को जानते हैं तथ्य से जस्टिफाई करना होता है। अब देखिए ये भारत है, हमारे पास कितनी जनसंख्या है बताइए? सेकंड लार्जेस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हम लोग हैं। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास। कितना है पॉपुलेशन? 18% पूरी दुनिया का, रेस्ट वर्ल्ड का, पूरे विश्व का कितना हमारे पास? अच्छा, और हमारे पास संसाधन कितना है? भाई तो जीडीपी से, संसाधन किससे? जीडीपी से। तो हमारी 6th लार्जेस्ट जीडीपी है। ऐसे जीडीपी कहने में तो बड़ी है, 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है, लेकिन हमारी जीडीपी का जो साइज है वो $3.04 ट्रिलियन का है। ये जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी से ही संसाधन का पता चलता है। अब देखिए ये पूरी दुनिया का इतना है, लेकिन ये पूरी दुनिया का 3.5%, पूरी दुनिया का केवल इतना है। इसका मतलब आदमी आपके पास 18% और संसाधन कितना है? तो ऐसे में आपको संसाधन का प्रबंधन ही तो सीखना होगा। यही तो मैंने कहा कि भारत के पास जनसंख्या बहुत अधिक है जबकि संसाधन बहुत कम है। लिखे ऐसी स्थिति में, वही सेंटेंस बढ़ाते जाइए उसी का आगे लिखे, ऐसी स्थिति में संसाधनों का प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसी स्थिति में संसाधनों का प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसाधनों का प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है। लिखिए यही कारण है कि भारत में इकोनॉमिक्स से ज्यादा इकोनॉमी का महत्व है। यही कारण है कि भारत में इकोनॉमिक्स से ज्यादा
इकोनॉमी का या इकोनॉमी का महत्व है, क्योंकि इकोनॉमी में संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए भारत में इकोनॉमिक्स की तुलना में इकोनॉमी का महत्व है, क्योंकि इकोनॉमी में संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है। इकोनॉमी में संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है कि नहीं? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसीलिए देखिए आपके एग्जाम में क्या है, यही इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले एक बार इकोनॉमिक्स को दोबारा देखिए। तो हेडिंग डालिए इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, फिर लिखिए अर्थशास्त्र। अब देखिए अर्थशास्त्र को अगर आप देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इंग्लिश वर्ड देखेंगे, ग्रीक वर्ड, देखिए हर विषय दो ही चीज से बना हुआ है। पश्चिम में दो ही सभ्यता थी, एक ग्रीक सभ्यता थी जिसको यूनान कहा जाता था, दूसरा रोमन जिसको इटली कहा जाता। तो हर चीज दो ही चीज से निकली हुई, या तो ग्रीक से या तो रोमन से। तो इसीलिए या तो ग्रीक वर्ड या तो लैटिन वर्ड, यही सब हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए एक शब्द है ओइकोस और दूसरा शब्द है नोमोस। अब ओइकोस मीन्स होता है हैबिटाट या घर, इसका मतलब होता है हैबिटाट, आवास या घर, जो भी कहना चाहे, या आवास या घर। और नोमोस मीन्स होता है लॉ या रूल, नियम, कानून या नियम, इसका अर्थ होता है। इसका मतलब घर के नियम को, घर के कानून को ही क्या कहा जाता था प्राचीन ये ग्रीक वर्ड है। इसीलिए घर के नियम, रूल ऑफ हैबिटाट, इसीलिए घर के नियम को ही प्राचीन यूनान में क्या कहा जाता था, इकोनॉमिक्स कहा जाता था, रूल ऑफ हैबिटाट। ये शुरुआत कर रहे हैं, जैसे यूनान में, ग्रीक में जिस तरीके से इकोनॉमिक्स का अर्थ समझा गया था। क्या समझा गया था? घर के नियम को, रूल ऑफ हैबिटाट। जरा ध्यान से सुनिए, नियम की जरूरत कब होती, कोई बताए? जब संसाधन कम होता है। मान लीजिए आप 100 लोग हैं और मेरे पास 500 लड्डू है, नियम बनाने की जरूरत है? ऐसे रख देंगे, कहेंगे कि सब लोग लड्डू प्राप्त कर लें, कोई नियम बनाने की जरूरत है? कोई नहीं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत होगा। बहुत लोगों की आदत होती है दोनों हाथ में लड्डू लेते हैं और मुंह में भी लेते हैं, तो बहुत होगा 3 लड्डू कोई ले लेगा। और कुछ लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, एक ही लड्डू लेंगे। मतलब 500 लड्डू है तो 100 आदमी का तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, आप 100 लोग हैं और मेरे पास लड्डू है 5, तो क्या करना पड़ेगा? नियम बनाना पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने कभी लड्डू नहीं खाया है, या ऐसे लोग जो बीमार है वो लड्डू ना प्राप्त करें, है कि नहीं? डायबिटीज हो जाता है, बड़ा नुकसान है। बहुत सारे नियम बनाना, नियम की जरूरत तब होती है जब संसाधन, जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स होता है। ध्यान सुनिएगा, नियम की जरूरत तब होती है जब स्केयर रिसोर्स होते हैं, जब संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते। सीमित संसाधन, जब संसाधन सीमित होते हैं तभी नियमों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब प्राचीन यूनान में जो ये नियम बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि जानते हैं संसाधन सीमित था, तो वैसी स्थिति में संसाधनों का कैसे प्रबंधन किया जाए, इसके लिए इकोनॉमिक्स शब्द आया था। धीरे धीरे ये देश समाज के लिए, पहले ये परिवार के लिए संसाधनों का अध्ययन था, धीरे धीरे ये समाज और देश के लिए संसाधनों के अध्ययन का विषय हो गया। लेकिन संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन, भाई नियम क्या होता है? सिद्धांत नियमों का समूह होता है ना। सिद्धांत किसे कहा जाता है? जैसे ये थ्योरी, थ्योरी किसे कहा जाता है? नियमों के समूह को। नियमों के समूह को सिद्धांत कहा जाता है। तो यही नियम का समूह थ्योरी। इसलिए हमने कहा, क्या कहा कि ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
तो पहले एक लाइन की समरी ये भी लिख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, या इकोनॉमिक के शुरुआती इकोनॉमी के मूल अर्थ को समझाइए। तो ऐसे सवाल के लिए मान लीजिए 50 शब्दों में आ जाए, तो आप जब जानते रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो आप इतना लिखे जरा, लिखे इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 ओइकोस, नंबर 2 नोमास। नंबर 1 ओइकोस और नंबर 2 नोमास। लिखिए, जिसका अर्थ होता है घर के नियम, जिसका अर्थ होता है घर के नियम। लिखिए, नियमों की आवश्यकता तभी होती है जब संसाधन कम होते हैं, सीमित होते हैं। नियमों की आवश्यकता तब होती है जब संसाधन सीमित होते हैं। नियमों की आवश्यकता तब होती है जब संसाधन सीमित होते हैं। नियमों की आवश्यकता तब होती है जब संसाधन सीमित होते हैं। लिखे, इसीलिए प्राचीन यूनान में मतलब ग्रीक में, इसीलिए प्राचीन यूनान में सीमित संसाधनों की स्थिति में, इसीलिए प्राचीन यूनान में सीमित संसाधनों की स्थिति में घर के नियम को, मतलब घर की व्यवस्था कैसे चलाई जाए, घर के नियम को इकोनॉमिक्स कहा जाता था। को इकोनॉमिक्स कहा जाता। लिखे, धीरे धीरे यही समाज और देश के लिए संसाधनों के नियम का विषय बन गया। धीरे धीरे यही समाज और देश के लिए, धीरे धीरे यही समाज और देश के लिए, धीरे धीरे यही समाज और देश के लिए संसाधनों के नियमों का विषय बन गया। धीरे धीरे यही देश और समाज के लिए संसाधनों के नियमों का विषय बन गया। इतनी बात समझ गए सब लोग? अच्छा, अब वर्तमान में इसीलिए जानते, वर्तमान में सीधे एक लाइन में कहा जाता है ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत क्या होता है? नियमों का समूह होता है। तो पूरी बात समझ गए इकोनॉमिक्स के बारे में। अब लिखे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के प्रकार। लेकिन जानते हैं, आप लिखने पढ़ने के लिए वही यूज किया करें, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, कि ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, ये सब्जेक्ट जो जानते विच डील्स द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करता है उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार का हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो को हिंदी में क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा माइक्रो, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, ये हो गया संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन, संसाधनों के सिद्धांतों के अध्ययन का विषय। अब पहला है मैक्रो, मैक्रो माने समष्टि, इसका मतलब है इंटायर कंट्री के लिए, जब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इंटायर कंट्री के लिए। जरा ध्यान सुने, पूरे देश के लिए, जैसे जो समस्याएं पूरे देश की हैं, जैसे गरीबी, बताइए किसके अंतर्गत आएगा? मैक्रो, क्योंकि गरीबी पूरे देश की समस्या। बेरोजगारी बताइए,
पूरे देश की समस्या है। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार या बेरोजगारी, ये पूरे देश की समस्या है कि नहीं? अच्छा, मुद्रास्फीति बताइए, ये भी पूरे देश की समस्या है। राष्ट्रीय आय, ये क्या पूरे देश की समस्या है? जो चीज पूरे देश के लिए है वो मैक्रो में स्टडी की जाती। जब इंटायर इकोनॉमी के लिए, इंटायर कंट्री के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? और जब पर्सनल लेवल पे, फर्म के लेवल पे, जब इंटायर नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्ति के लिए या संस्था के लिए या फर्म के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या फर्म के लिए, कंपनी के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो। जैसे थ्योरी ऑफ प्राइस, मूल्य का सिद्धांत, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो जो व्यक्ति के आधार पर, जैसे मान लीजिए हम एक संस्था चला रहे हैं तो इस संस्था को कैसे लाभ हो, तो हम डिमांड कैसे पैदा करें, पेपर में ऐड दें कि पंपलेट बंटवाएं कि माउथ कैंपेनिंग करवाएं कि सोशल मीडिया पे ऐड करें, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे पैदा करें। मांग का सिद्धांत, कोई पूछे मांग का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? अच्छा, थ्योरी ऑफ प्राइस, हम कितना प्राइस रखें कि हमारा सामान बिक जाए, नहीं बिके, है कि नहीं? तो थ्योरी ऑफ प्राइस, मूल्य का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले लिखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, या आपने लिखा है तो उसके नीचे लिखिए जब पूरे अर्थव्यवस्था के लिए या देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जब पूरे देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए, जब पूरे देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए, जब पूरे देश के लिए या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, जब पूरे देश के लिए या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। लिखे जैसे गरीबी की समस्या, एग्जाम्पल खूब लिख लीजिए, ज्यादा लिख लीजिए। लिखे जैसे गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, असमानता की समस्या। लिखे जैसे गरीबी की समस्या, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है, मुद्रास्फीति महंगाई है, व्यापार है कि नहीं, ट्रेड है। ट्रेड भी तो पूरे देश की बात है। जो चीज इंटायर कंट्री की हो वो सब इसमें डील होता है। मुझे लगता है आप समझ गए। अब लिखे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखे जब व्यक्ति या संस्था के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जब व्यक्ति या संस्था के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जब व्यक्ति या संस्था के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब व्यक्ति या संस्था के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे मांग का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत भी लिख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके की सभी चीजें जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। इसमें जितने भी निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर और कंपनी या संस्था या इन सब के स्तर पे। अच्छा, कंपनी कैसे बनती है कोई बताए जिसने पॉलिटी पढ़ा हो? किस आर्टिकल में कंपनी बनाने की व्यवस्था है बताइए? आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19 पढ़ा है? आर्टिकल 19(1)(a) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) क्या है?
सम्मेलन की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(1) क्या, संस्था और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए गीतांजलि बनाना है या कोई ट्रस्ट बनाना है, राजीव गांधी ट्रस्ट बनाना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट बनाना है, महाराणा प्रताप ट्रस्ट बनाना है, तो कोई भी जानते हैं ट्रस्ट या संस्था बनाने का राइट इसमें है। लेकिन धार्मिक ट्रस्ट और संस्था बनाने का अधिकार आर्टिकल 25। कोई भी कोचिंग, कोई भी कंपनी इसी आर्टिकल के तहत बनती, कोई भी ट्रस्ट। लेकिन हाँ, कोई भी सरकारी भी संस्था, लेकिन कोई धार्मिक संस्था, ट्रस्ट, अस्पताल आर्टिकल 25 में बनती। तो इसके सारे काम किस में आएंगे, इधर आएंगे माइक्रो इकोनॉमी में। बाकी समूह का सारा काम किस में आएगा, मैक्रो। मुझे लगता है ये सब क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का प्रकार क्या है, ये समझ जाएंगे, लिख ले जाएंगे। एक प्रश्न लिखें, लिखिए समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। Draw the difference between macroeconomy and microeconomy. समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। मान लीजिए 50 या 100 शब्दों में, जिस नजरिए से क्वेश्चन आरएएस में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से सुने, सारी बात संसाधन की ही है। संसाधन का एक तरीके से देखा जाए संसाधन का ही विषय है। कोई अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्या, दोनों संसाधन का विषय। तो कोई पूछे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में संसाधन का सिद्धांत का अध्ययन होता है, उसमें संसाधन के प्रबंधन का, व्यवस्था का, ये डिफरेंस है। बाकी दोनों संसाधनों का विषय है। और संसाधन क्यों जरूरी है, क्योंकि संसाधन से ही मानव की न्यूनतम जरूरतें पूरी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, बैंडविड्थ। मानव जीवन की देखिए, जैसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य की दो आवश्यकता होती है। एक इसकी मिनिमम नीड होती है, न्यूनतम आवश्यकता, जिसको बुनियादी आवश्यकता कहते हैं, बेसिक नीड। बुनियादी आवश्यकता का मतलब जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। और दूसरा है क्षमता निर्माण की आवश्यकता, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, जिससे आपकी क्षमता बढ़ती है, क्षमता निर्माण की आवश्यकता। अब देखिए बुनियादी आवश्यकता क्या है, सबसे पहली आवश्यकता कोई बताए, मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता क्या है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। ऐसे नहीं बोलते, आप कह रहे हैं भोजन। कितने लोग सहमत है भोजन पहली आवश्यकता है? अरे मेरे भाई, सबसे पहली आवश्यकता है हवा। 24 घंटे में 17 से 18 लीटर मनुष्य हवा लेता है। पल पल हर पल किस पर आधारित है? सांस पर आधारित है। तो मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है? क्लीन एयर, एयर, जो कि अब क्लीन नहीं है, सांसबंदी चल रही है दिल्ली जैसे सारों। और खाली दिल्ली मत सोचिए कि दिल्ली में सारा चल रहा, आपके जयपुर में PM10 PM 2.5 का जरा इंडेक्स देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो हवा जानते सबसे प्राथमिक आवश्यकता ये 17 से 18 लीटर चाहिए। दूसरी आवश्यकता क्या है? पानी। और पानी कितना चाहिए? 5 से 6 लीटर चाहिए। पानी क्यों चाहिए जानते? सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। वाटर अगर नहीं हो तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। शरीर में जानते कितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं? 1000 अरब जैव रासायनिक क्रिया होती है शरीर के अंदर। और सबके लिए पानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। बिना पानी सब शून्य है, बिन पानी सब शून्य। जल ही जीवन है, क्योंकि सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जल, अगर आपके अंदर मान लीजिए बहुत लोग पानी कम पीते हैं, तो आप पानी कम पिएंगे तो आपके अंदर कम क्रिया होगी। मान लीजिए 100 अरब क्रिया कम हो जाएगी, तो आपके अंदर 10 अरब क्रिया होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पानी नहीं पीऊंगा भोजन करने के बाद, वैसे ही तो उनके अंदर कम क्रिया होती है। धीरे धीरे जब कम क्रियाएं होंगी तो क्या होगा? अंग भंग हो जाएगा। अंग भंग मतलब पैरालिसिस, जैसे किडनी, आप सुनते होंगे किडनी पैरालिसिस, फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, ये सब क्या है? अंगों की क्रियाओं का बाधित होना। क्रिया कैसे बाधित होती है? जब उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता। और बायोकेमिकल रिएक्शन कब नहीं होता? पानी की कमी होती है। इसलिए 5 से 6 लीटर पानी, और पानी ही नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए। अच्छा, तीसरी आवश्यकता बताइए क्या है? भोजन। तीसरी आवश्यकता भोजन है। 1 से 1.5 किलो भोजन चाहिए। कई लोग ज्यादा भी खा जाते हैं, कोई बात नहीं।
गोलू मटोलू हो जाते हैं उससे। तो तीसरी आवश्यकता जानते क्या है? भोजन है। और भोजन भी सबको पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं, आप जान ही रहे हैं, तभी तो कुपोषण की समस्या है। भारत में सारी समस्या है, इस पे भी सरकार कार्यक्रम चला रही, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस पे चला रही जल जीवन मिशन, और राजस्थान के आदमी को मंत्री बनाया गया इसका, गजेंद्र शेखावत को, जो जोधपुर से आते हैं ना, है कि नहीं? और इसके अलावा फूड पे तमाम मिशन चल रहा। अच्छा, और चौथी आवश्यकता बताइए जरा, कोई बताए? चौथी आवश्यकता नींद लेना। नींद, और क्या चौथी? बिना, अगर वैज्ञानिक कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन नींद ना लेने दिया जाए वो कोमा में चला जाएगा, और 20 दिन में जानते हैं वो मर ही जाएगा। नींद, अगर एक दिन नींद नहीं लेकर के आप देख लीजिए, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, ऐसे लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोने से जानते हैं बहुत सारी चीज, और सोने के लिए क्या चाहिए बताइए? मकान चाहिए, आवास। क्या रोड के किनारे सो लेंगे? सो लेंगे, लेकिन कभी नींद टूट रही, कभी जग रही, कभी टूट रही है, तो मकान चाहिए। इसीलिए इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। 2022 तक सबको मकान, 2024 तक सबको पानी, 2026 तक क्लीन एयर। भोजन को तो जानते हैं फूड सिक्योरिटी के तहत अधिकार बना दिया गया। अब इसके बाद जब इतना हो गया, तब अब शरीर हो गई, मतलब शरीर जी, अब इसके बाद शरीर को स्वस्थ करने के लिए कपड़ा चाहिए सबसे पहले। आधी, मान लीजिए सर्दी है, गर्मी है, तो कपड़ा जानते चाहिए हेल्थ के लिए। इसलिए पांचवी जरूरत है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कपड़े चाहिए। फिर अगर कोई परेशानी होती है तो दवा चाहिए, गोली चाहिए, है कि नहीं? तो ये मनुष्य की अच्छा, इसके अलावा इससे तो शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। तो हमारे शरीर में 2 शरीर है, हम सभी लोगों के शरीर में 2 शरीर है, एक हमारी जैविक शरीर बायोलॉजिकल बॉडी, और एक हमारी मानसिक शरीर, मानसिक मेंटल बॉडी। और मेंटल बॉडी एग्जाम में किसका टेस्ट होता है? शारीरिक बॉडी का, वो तो खाली सेना होना में होता है। मेंटल बॉडी, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आरएस बनना है, तो आपका मेंटल बॉडी चेक होता है, आईक्यू, यूक्यू और एसक्यू का चेक होता है। ये कहां से आता है? शिक्षा से, एजुकेशन। तो इसीलिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई, और फिर इसके बाद बैंडविड्थ, इंटरनेट भी मूल अधिकार हो चुका है। तो ये सब बेसिक नीड है, बुनियादी आवश्यकता है। ये पूरा हो जाने के बाद फिर क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए? संचार चाहिए, परिवहन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बैंकिंग चाहिए, बीमा चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, लॉ ऑर्डर चाहिए, तब क्या होगा? क्षमता निर्माण। अब इनको पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है, कितनी अर्थव्यवस्था है बोलिए, बताइए जरा? 3.40 ट्रिलियन डॉलर। जो हमारी इकोनॉमी इतनी साइज है, ये जानते कितने लोगों के लिए खाली सिर्फ हो सकती है पूरी? 40 करोड़। ये सिर्फ 40 करोड़ लोगों की जरूरत पूरा कर सकती है। और भारत में कितने लोग रहते हैं? 140। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको दुगना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि 2024-25 तक क्या करेंगे? 5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये 40 के बजाय कितनी हो जाएगी? 80 करोड़। और भारत में गरीब लोगों की संख्या ही जानते 75 से 80 करोड़ है। तो जब अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी तभी सबकी जरूरत पूरा हो जाएगी। और फिर इसके बाद एक बार और दुगनी करिए, जब 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी तब भारत विकसित देश होगा। विकसित देश किसे कहा जाता है? जिसके पास संसाधन ज्यादा होता है जनसंख्या से। भारत अभी थोड़ी विकसित देश हो पाएगा। डॉक्टर कलाम ने 2020 में लक्ष्य रखा था, अच्छा हुआ उनकी पहली डेथ हो गई। नहीं, लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा गलत लक्ष्य बनाते थे। वो विजन 2020 किताब भी लिखे थे कि 2020 में भारत विकसित देश हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब कलाम जी के बारे में संशय मत करिए। जब उन्होंने लक्ष्य दिया तो लक्ष्य से बहुत सारी प्राप्ति हुई। लक्ष्य बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हूबहू वही प्राप्त। जैसे आपने पहली रैंक का लक्ष्य रखा और मान लीजिए आपकी पीछे रैंक आ गई, तो कोई ये कहे कि आप तो फ्रॉड लक्ष्य रखते हैं, ऐसा नहीं है। उसी लक्ष्य के नाते आपको वो क्षमता आई, आगे और आ जाएगी। चाहे जितनी सरकार बदल लीजिए, समस्याएं नहीं बदलेंगी। चाहे नरेंद्र मोदी सरकार को बदल के दूसरी सरकार लेते आइए, समस्या तो तब बदलेगी जब संसाधन ज्यादा होगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। भारत में बहुत बार सत्ता परिवर्तन हुआ। चाहे तो आप अशोक गहलोत की सरकार को बदल करके दूसरी सरकार ले आइए, क्या समस्या बदल जाएगी राजस्थान की? समस्या तब बदलेगी जब संसाधन होगा। समस्या के निदान के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? संसाधन की।
और संसाधन जानते हैं, अगर पूरे देश के स्तर पर समस्याओं का समाधान करना है कितना संसाधन चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं का समाधान करना कितना संसाधन चाहिए। और फिर भारत की, जब भारत का पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक सर्वे तो भारत का पता चलेगा, और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के राजस्थान का पता चलेगा कि राजस्थान में लोग कितने और संसाधन कितना है। क्यों राजस्थान की सरकार पेट्रोल डीजल पे वैट नहीं घटा रही है? ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार जनता को महसूस ही नहीं करती, जनता विरोधी है, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है। उसका रीजन जानते क्यों? क्योंकि राजस्थान के पास रिसोर्स नहीं है। अगर वैट नहीं लगाएंगे तो कहां संसाधन लाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार उतने जल्दी नहीं कम कर सकती। सबको अपने रिसोर्स को मैनेज करना होता है, और रिसोर्स को कितना मैनेज कर सकती है, इस नाते बदनामी का कारक हो रही है सरकार। हो सकता है राजस्थान में कम बदनामी हो रही, बाहर लोग और बदनामी कर रहे हैं कि वो सरकार देखिए बैट कम ही नहीं कर पा रही, बाकी सरकारें तो ने बैट बहुत कम कर, बाकी जगह डीजल पेट्रोल आप देखिए कितना कम है। तो हर प्रदेश की अपनी आवश्यकता है, अपनी जरूरत है, और उसके लिए अपने संसाधनों की मांग है। अब वो संसाधन के लिए अगर कोई दूसरा साधन नहीं होगा, अब यहां फैक्ट्री तो है नहीं, यहां बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, और कृषि भी बहुत उन्नत नहीं है कि बाकी संसाधन इन सब एरिया से आ जाए, तो फिर कहां से लाना पड़ता है? इन्हीं सब चीजों से, पेट्रोल डीजल शराब यही सब साधन है। फिर सरकार वही सब साधन बना के चल रही है। तो संसाधनों का जानते प्रबंधन मायने रखता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप सभी लोग समझ गए कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमी पे आते, हेडिंग डालिए इकोनॉमी। इकोनॉमी इसीलिए जानते हैं जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। अब आप वैसे तो देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिए, देखिए ये सारा काम किया जा रहा है क्यों? संविधान में जो लक्ष्य रखे गए, और संविधान में एक आर्टिकल आपने सुना है कभी, आर्टिकल 21, ये कहता है जीवन गरिमा में होगा। ये कहता लाइफ विथ, ये क्या कहता? लाइफ विथ डिग्निटी। ये कहता है जीवन गरिमा में होगा, जीवन गरिमा में, प्राण और दैविक स्वतंत्रता। प्राण माने, प्राण माने होता है मानसिक शरीर, प्राण माने होता है चेतना, समझ। प्राण किसे कहा जाता है? समझ को, चेतना को। ये कहता है प्राण और दैविक स्वतंत्रता। समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब सम्मान। आप जैसे मान लीजिए आपको मैंने महल में रहने के लिए महल दे दिया, खाना पीना सब दे दिया, गाड़ी दे दिया, लेकिन रोज गाली दिया जा रहा है आपको, तो प्राण की स्वतंत्रता नहीं हुई, सिर्फ दैविक स्वतंत्रता हुई। सम्मान का बंटवारा भी जहां हो, जहां सिर्फ सुविधाएं ना मिले, सम्मान भी मिले, तो प्राण और दैविक स्वतंत्रता। तो दैविक स्वतंत्रता कैसे पूरी हो जाएगी बोलिए? जब बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। लेकिन प्राण की स्वतंत्रता कब होगी? जब एजुकेशन, समझ की सुविधा होगी, जब इंटरनेट की सुविधा होगी, जब बहुत सारी जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हवाई अड्डा होगा, सड़क होगा, रोड होगा, तभी तो जहां आना चाहेंगे, जहां जाना चाहेंगे, तो आपके प्राण की स्वतंत्रता होगी। प्राण माने चेतना, चेतना माने समझ, समझ माने आपका मेंटल बॉडी, वही IQ, EQ, SQ, निजता की स्वतंत्रता, फिर गरिमा की स्वतंत्रता, ये निजता की तरफ ले जाता, राइट टू प्राइवेसी। आपकी बार UPSC में भी पूछा गया था। ये कहता है 44वां संविधान संशोधन कहता है आर्टिकल 21 कभी निरस्त नहीं होगा, जबकि हमेशा निरस्त है। ये हमेशा निरस्त है। ये क्या भारत के सभी लोगों के पास मकान है? क्या भारत में सभी लोगों के पास पानी की व्यवस्था है? क्या भारत के सभी लोगों तक क्लीन एयर है? क्या भारत में सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच है? क्या भारत में सभी लोगों तक स्वास्थ्य की पहुंच है? क्या भारत में सभी लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है? जब नहीं है तब काहे की गरिमा, तब कौन सी निजता? इसका मतलब आर्टिकल 21 का कल्पना है एक तरीके से कि आर्टिकल 20-21 निरस्त नहीं होगा। आर्टिकल 20-21 तो बिना संसाधन के निरस्त ही तो है। आपके पास कम पैसा है तो सम्मान आपका प्रभावित होता है कि नहीं? मान लीजिए कम पैसा है, आपके पास बच्चे हैं, परिवार है, कैसे पालेंगे? भीख मांगना पड़ता है, 10 आदमी की गाली सुनना पड़ता है। लेकिन जैसे ही संसाधन बढ़ा, आपके पास अपने संसाधन, किसी ना भीख मांगना ना किसी से कुछ, अपनी जरूरतों को। इसी कोरोना काल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई जिसके पास पैसा था, और जिसके पास पैसा नहीं था 1000 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। तो प्राण की स्वतंत्रता हो पाएगी? प्राण माने चेतना, सम्मान, समझ नहीं, और दैविक स्वतंत्रता भी नहीं। तो ऐसे में संसाधन के बिना क्या कोई भी मूल अधिकार पूरे हो सकते हैं? संविधान में लिखने से थोड़ी मूल अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
जब कोई किसी से मिलता है, वैसे लोग वादे करते हैं कि आपके लिए ये सुविधा होगी, आपके लिए ये सुविधा। तो जब देश बन रहा था उस समय कह दिया गया ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी, ये, लेकिन हो कहां पाई, हो कहां पाई, है कि नहीं? तो ऐसे में होगी कब? जब संसाधन होगा। इसीलिए पूरा विषय पढ़ाया जाता है कि कितना, फिर पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, कितना संसाधन एग्रीकल्चर में और कितने लोग निर्भर है एग्रीकल्चर पे। फिर अगर फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है तो पशुपालन की सुविधा की जाए, मछलियों की सुविधा किया जाए, कुछ तो आदमी खाए पिए। सब लोग फसल नहीं खा, फसल सबके लिए अनुकूल नहीं है, तो फिर पशुपालन से पोषण प्रबंधन हो जाए। इसीलिए भारत में जब भूखमरी थी तो सबसे पहले क्या किया गया? रोटी की सुविधा, सबसे पहले रोटी की सुविधा के लिए क्या किया गया? हरित क्रांति की गई। नाम सुना है आपने? हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति कब की गई? 1966 में, ग्रीन रेवोल्यूशन, विज्ञान के सहारे की गई। हाइब्रिड सीड लाया गया। तो जब रोटी की व्यवस्था हो गई, हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ गया। जब रोटी की व्यवस्था हो गई तो लोगों ने कहा खाया कैसे जाएगा इसे, भाई ऐसे रोटी कैसे खाएंगे? कुछ तो चटनी चाहिए, कुछ तो जानते हैं सब्जी चाहिए, कुछ तो चाहिए, किसी चीज से रोटी खाएंगे ना। तब ये हुआ, सरकार ने सोचा अच्छा जो शाकाहारी वाले लोग हैं वो तो दूध दही छाछ में खा लेंगे, तो उनके लिए फिर क्या चला दिया जाए? व्हाइट रेवोल्यूशन। उनके लिए श्वेत क्रांति चला दिया जाए। श्वेत क्रांति से क्या होगा? जो श्वेत क्रांति कब शुरू हुई? 1970 में, ताकि रोटी को डुबो डुबो के खा लीजिए दूध दही छाछ में, इसमें। अच्छा, लेकिन मांसाहारी कहे कि हम लोग कैसे खाएंगे रोटी? तो ये हुआ कि आप लोग मछली से, केकड़ा से, कीड़े मकोड़े, जो पूरा जानते हैं सी फूड होता है, इसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया गया, नीली क्रांति। और नीली क्रांति 1976 में शुरू हुआ, लेकिन तब वही इमरजेंसी लग गई थी, इसलिए 80 से पुनः इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग मांसाहारी हैं वो रोटी को मछली या सी फूड से डुबो डुबो के खाएं, और जो शाकाहारी हैं वो, तो इस संसाधन का प्रबंधन किया जा रहा है ना। अब ये पोषण का भी प्रबंधन हो गया। तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में कितना संसाधन है, कितना भोजन है, कितना लोग हैं, कितना गरीब है, कितना बीपीएल है, कहां तक संसाधन पहुंचाना है, कितना सब्सिडी का पैसा, तो सारा संसाधन की ही स्टडी है पूरी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे जब इंडस्ट्री पढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है, रोजगार इंडस्ट्री से कितना आ रहा है, और भारत में लोग कितने बेरोजगार हैं। जैसे भारत में इस समय कितना रोजगार है? आदमी तो 140 करोड़ है, रोजगार कितना है? 39.7 करोड़। इतने लोगों को ही नौकरी मिल पाई है भारत में। और ये भी इसमें से खाली 6 से 7% संगठित रोजगार में है, बाकी जानते असंगठित रोजगार में। तो फिर नौकरी जानते प्राइवेट और सरकारी कितनी है, फिर कितनी बढ़ रही घट रही। पहले 44 करोड़ नौकरी थी, ये नोटबंदी, जीएसटी और इसके बाद हुई फिर कोरोना, मिलाकर के इतनी नौकरी का लॉस हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो गई है भारत की अर्थव्यवस्था में। अब ये बढ़ाते हुए जानते, जबकि भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या 90 से 95 करोड़ है। अब जिनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उनको स्वरोजगार या तो उपलब्ध कराइए, अपना काम धाम करें, दुकान खोलें, किराने की दुकान खोलें, कंपनी चलाएं, कुछ तो करें, अपना हाथ जगन्नाथ करें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं। नहीं तो खेती पे निर्भर हो, कुछ तो करें। सारा मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से सेक्टोरियल मैनेजमेंट कर रही है, क्षेत्रक प्रबंधन कर रही है, चर्चा कीजिए। तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व है, फिर उद्योग में कितना, सेवा में कितना, फिर कितना बच जा रहे हैं, फिर तो ये सब समझ तब होगी जब पूरी इकोनॉमी को पढ़ेंगे। इकोनॉमी पढ़ने का मतलब ऐसे थोड़ी होता है खाली ऐसे पढ़ते जाइए। ये सिविल सेवा है, सिविल सेवा में हर चीज दिमाग में होनी चाहिए, पहले से पिक्चर होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। और विश्वविद्यालय में क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, सोचते हैं हमारी पढ़ाई हो गई। यहां पर चूंकि प्रश्न लिखना होता है और प्रश्न किसी भी नजरिए से पूछा जा सकता है, एनालिटिकल हो सकता है जहां विश्लेषण की जरूरत हो, सिंथेटिक हो सकता है जहां संश्लेषण की जरूरत हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, समझ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए इंडियन इकोनॉमी पर आ रहे हैं, कैसे इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रबंधन कर रही है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले जरा देखिए इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं,
अभी खाली इकोनॉमी पे मैंने बात किया है, मैं ये बता चुका हूं, लेकिन मैं इंडियन इकोनॉमी नहीं आपको बताया हूं। ऐसे इकोनॉमी की परिभाषा है कि संसाधनों के प्रबंधन के विषय को अर्थव्यवस्था, इसका मतलब लग रहा होगा कि भारत के लिए संसाधनों का प्रबंधन का विषय। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी का कई आधार पर बंटवारा होता। अभी मैंने आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नहीं पढ़ाया आपको कि पब्लिक इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या सोशलिस्ट इकोनॉमी, या क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था, या ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट अभी पढ़ाना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत पर एक नजरिया आपको दे दूं। अब देखिए, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, अब इंडियन इकोनॉमी में क्षेत्र कितने हैं बताइए? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पिछली बार आपके कोर्स में भी था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अब की बार तो कोर्स में नहीं रखा गया। कितने सेक्टर हैं? 5 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर। पहला प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, जिसको सामान्यतः कृषि कहा जाता है। ऐसा नहीं कृषि है, इसी में माइनिंग भी है, क्वारिंग भी है, खनन और उत्खनन भी है, लेकिन सामान्यतः इसको कृषि कहा जाता है। और रेड कॉलर इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम ज्यादा है, इसलिए रेड कॉलर इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। अच्छा, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को सामान्यतः इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। और इसको कहा जाता है ब्लू कॉलर इकोनॉमी। ब्लू कॉलर इकोनॉमी, ये ब्लू कॉलर इकोनॉमी कहलाता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जानते हैं बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो श्रम की बहुत जरूरत होती है, लेबर कंज्यूम होता है इसमें। अच्छा, तीसरी टर्सरी सेक्टर इकोनॉमी। टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर, है कि नहीं? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर, क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपकी कॉलर गंदी नहीं होती, मतलब ऑफिशियल सेक्टर है, इसलिए व्हाइट कॉलर कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद प्रचलन में आई 20 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था में ये क्षेत्र आ गया था क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी सेक्टर, इसको क्या कहा जाता है? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी या इंफॉर्मेशन बेस्ड। इसमें बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, कॉल सेंटर, है कि नहीं? नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड, कौन सा नॉलेज? इंफॉर्मेशन बेस्ड। जैसे इसी पे जानते हैं चेतन भगत ने किताब लिखी कॉल सेंटर पे, एक किताब लिखी ना, वन नाइट ए कॉल सेंटर। तो ये जानते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 99 से शुरू हुई है ये सेक्टर, और इसमें सारे कॉल सेंटर आते हैं, सारी आउटसोर्सिंग आती है। इसमें दुनिया में नंबर 1 पे है भारत क्वार्टरनरी सेक्टर में। इसमें आउटसोर्सिंग आती है, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, डाटा प्रोसेसिंग आती है, सैंपलिंग आती है, ये बड़ा पार्ट। अब जो इकोनॉमी इस समय चल रही है उसका क्या नाम है? क्वार्टरनरी सेक्टर। जैसे पेटीएम, ओला, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्टार्टअप। तो क्वार्टरनरी सेक्टर ये डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, ये डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, ये सुपर नेचुरल टैलेंट पर आधारित है। इसको कहा जाता आइडिया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था। आइडिया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी। जैसे गूगल, एप्पल कमाई कैसे कर रहा है? इसके आधार पर क्वार्टरनरी सेक्टर, डीप नॉलेज, ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी पहले पढ़ रहे थे, सारा चीज यहां पढ़ाना पड़ता है। अर्थात सुपर नेचुरल टैलेंट के आधार पर जो इकोनॉमी विकसित होती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ओला है भारत में, जैसे पेटीएम, ये सब आइडिया के आधार पे ही तो है। सोचिए, जिसके पास बैंक था वो पैसा नहीं कमा पाया, और जिसके पास बैंक नहीं वो इतना पैसा कमा ले गया। बल्कि बैंक वाले भी शर्मा रहे हैं कि बिना बैंक के पैसा वो कमा रहा, हमारे ही बैंक का पैसा इधर से उधर कर रहा है। तो बैंक वाले नहीं आइडिया ला पाए तो क्या करें? जिसके पास आइडिया। अच्छा, इसी तरीके से जिसके पास होटल है वो नहीं कमा रहा है उतना, कौन कमा रहा है? जोमैटो, फ्लिपकार्ट। पता चला जिसके पास किताब है, लेखक, हम ही लोगों की किताब सब फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पे मिलती है कि नहीं?
लेकिन जानते हैं लेखक नहीं पैसा कमा रहा, लेकिन जो नहीं लिख रहा है, जेफ बेजोस अमेजन का मालिक, वो कमा रहे हैं कि नहीं पैसा? वो आइडियाज ही तो है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्वार्नरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। अब देखिए हमारा ये सेक्टर कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया का दूसरा बड़ा सेक्टर है, लेकिन इस पे निर्भरता लोगों की ज्यादा है। ये हमारा ये सेक्टर भी कमजोर है, लेकिन दुनिया का 5वां बड़ा सेक्टर है ये। चीन विश्व का कारखाना है इसी मामले में। अच्छा, इसमें हम बहुत आगे हैं, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पे। अच्छा, इसमें हम दुनिया में पहले नंबर पे, और इसमें हम तीसरे नंबर पे। अब मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा आ जाए करने के लिए, और आपने खाली कृषि, उद्योग, सेवा लिख दिया, तो क्या करेगा एग्जामिनर? ऐसे कट के 0 दे देगा। यूपीएससी का एग्जाम होगा, तुरंत 0 देगा। सोचेगा इसको जरा भी सेंस नहीं हो पाया, करंट अपडेट नहीं है। हर क्वेश्चन करंट से अपडेट होना चाहिए। और आपकी पढ़ाई परंपरागत है, इसका मतलब परंपरागत किताब से पढ़े हुए हैं, टीचर से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं बहुत परंपरागत पढ़ाई है उनकी, उनको लगता है मैं पढ़ के आया हूं, लेकिन वास्तव में अनपढ़ जैसे ही होते है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे अभी भी यही नहीं जानते बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। वो सोचते हैं वही ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्था है 3, वो 3 पे ही चल रहे हैं अभी। और जबकि सिविल सेवाओं में हाईली अपडेटेड ज्ञान की जरूरत होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए जानते हैं हमको सबसे पहले सारा आइडिया लेना पड़ेगा, लेकिन ये आइडिया कब ले पाएंगे? जब पहले एक बार पढ़ लेंगे, तब फिर मैं अब शुरुआत में ही मैं डिस्कशन करने लगूंगा, तो सिर्फ मैं जानूंगा, आप नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे सारा आइडिया है। लेकिन आपको क्या करना, हमें आपको पहले बेसिक क्लियर करना, पहले शब्द क्लियर करना है, उसके डिवीजन क्लियर करना है, फिर भारत में उसको लेकर के पॉलिसी क्लियर करना है, फिर वर्तमान स्थिति क्लियर करना है, और फिर उस पर एक चिंतन डेवलप कर देना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या मेरी बात से सहमत है, परिचित है? नहीं तो जानते, मान लीजिए सवाल आ जाए कि भारत में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पंचक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, क्वार्नरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है, स्टार्टअप नीति के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो आप बता पाएंगे क्या? फिर नहीं बता पाएंगे। फिर जानते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम की चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, जो 13 सेक्टर में चल रहा है। पीएलआई कब शुरू हुआ? 2020 में, कोरोना के दौरान। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ऐसे क्षेत्र जहां भारत आयात करता है, जैसे मोबाइल का हम आयात करते हैं, लैपटॉप का आयात करते हैं, टैबलेट का आयात करते हैं, तो भारत में ही उसका विकास किया जाए। आने वाले समय में हम पेट्रोल से ज्यादा मोबाइल का आयात करने वाले होंगे। अभी हम लोग पेट्रोल के बराबर कीमत लगभग दे रहे हैं। जितने पैसे का हम पेट्रोल मंगाते हैं, उतने ही पैसे का हम मोबाइल, लैपटॉप मंगा रहे हैं। अगर भारत इसे नहीं बना पाया तो भारत में भारी व्यापार घाटा होगा। इसीलिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मूलतः क्वार्नरी सेक्टर को फोकस कर रहा है, जैसे मेक इन इंडिया 2014 में, जैसे स्टार्टअप इंडिया 2016 में, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 में, पीएलआई 2020 में। ऐसे सभी कार्यक्रमों को समझना होगा जो वर्तमान सरकार केंद्र की चला रही, और फिर राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार क्या कर रही है, वो राजस्थान इकोनॉमी में जानना पड़ेगा आपको। जब तुलनात्मक इस तरीके की समझ रख सकेंगे तो सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक समझ पा रहे हैं? तो इस नाते जानते हैं सबसे पहले इन सबको समझना होगा। अब ऐसा नहीं कि खाली हम लोग पढ़ लें कि एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, सर्विस क्या है, और सोचे यही काम खत्म हो गया। यद्यप आपके कोर्स में ये 2 चीज विशेष रूप से लिखी हुई है, एग्रीकल्चर पहला चैप्टर और इंडस्ट्री दूसरा। तीसरे चैप्टर में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, तीसरे चैप्टर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, मतलब सर्विस सेक्टर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आप देखिए 2016 के इकोनॉमी में क्या पूछा गया, आरएस में पूछा गया सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज सेक्टर। और सनराइज का मतलब क्या होता है? ये क्वार्नरी सेक्टर। ये आरएस में पूछ लिया गया है एग्जाम में, मेंस में। आरएस सबसे एडवांस एग्जाम है वैसे देखा जाए तो। यूपीएससी में कई बार सवाल बाद में आता है, आरएस में पहले आ जाता है, भले छोटा ही आए
लेकिन आरएस ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो कई बार यूपीएससी ने भी नहीं पूछे, और अब तो सिलेबस बराबर जैसा हो रहा है। तो इस नाते आपको अपने आप को, अपने दायरा को उस तरीके से बढ़ाकर रखना होगा ताकि हम समग्रता में सारी चीज को समझें, समग्रता में सारी चीज को जानें। अच्छा, जैसे जब देश आजाद हुआ 1951 में हमारी जीडीपी कितनी थी, फिर 1991 तक हमारी जीडीपी कितनी थी, अभी हमारी जीडीपी कितनी हुई, पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी और उसकी तुलना में जीडीपी कितनी थी। अब हमारी, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आर्थिक सुधारों का भारत के कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ, तो फिर आर्थिक सुधार कब हुआ था? 24 जुलाई 1991। ये भारत की आजादी का दिन माना जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली, अपना संविधान आया, ऐसे 24 जुलाई 1991 को बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली और एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसे जिसे आर्थिक सुधार कहा जाता है, कोटा, लाइसेंस, परमिट राज। तो वो जब समाप्त हुआ और आज तक, मतलब उदारीकरण का भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय कृषि का कुल अर्थव्यवस्था में कितना योगदान 1991 में था और अभी कितना है? बढ़ा है या घटा? पहली बात तो घटा है। फिर बढ़ाया जाए कैसे? डबलिंग फार्मर इनकम में अशोक दलवई समिति कैसे कह रही है, और पिछले 2017 से, जब से अशोक दलवई समिति की सिफारिश को लागू किया गया है, तब से 2017, 18, 19, 20 में कृषि क्षेत्र में कितना सुधार हुआ, सब डाटा के आधार पे पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तब ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे पॉइंट्स, एग्जामिनर जानेगा आपका क्रिस्टल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, और तभी आपको मार्क्स मिल पाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर वही किताबी, जैसे अलग अलग कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, जैसे अलग अलग किताबों में लिखा होता है, कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं जिनका विश्वविद्यालय स्तर अच्छा है, या जिनके घरों से आईएएस, आईपीएस और ऐसे लोग हैं, उनके घरों के लोग भी तो तैयारी करते हैं, वो तो पास हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे जानते ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते, फिर वो पीछे रह जाते, या जो पहले पढ़े नहीं हुए होते, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहे हैं। उनके पढ़ने का साधन क्या, या तो कोचिंग या तो किताब, और दोनों में ट्रेडिशनल पढ़ाई चल रही है। और इसी नाते बहुत अच्छे मेहनत के बाद भी बहुत विद्यार्थी नहीं पास कर पाते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए जानते हैं बहुत अच्छे से और अलग तरीके से जानते, पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके पूरे विजन को क्लियर कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग, अभी तो सब सिर्फ आप समझ लीजिए, क्योंकि पढ़ाना तो मैं शुरुआत करूंगा। जैसे देखिए ये भारत है, तो हमारे पढ़ने का एक तरीका होगा कि 1950 से पहले क्या स्थिति थी, हर चीज में देखेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र में स्थिति बहुत विपरीत थी, तमाम कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन हुए। आपके यहाँ ही शेखावटी क्षेत्र में दाल बाटी चूरमा, शेखावटी के सुरमा, इस एरिया में भी बहुत सारे जानते कृषि विद्रोह हुए। भारत में कृषि की दशा अच्छी नहीं थी और औद्योगिकरण अंग्रेजों ने अपने अनुकूल किया था। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि उन्होंने भारत का ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। उन्होंने इसलिए नहीं रेलवे बनाया कि हमको लाभ होगा, इसलिए सड़क नहीं बनाया, बंदरगाह बनाया कि हमें लाभ होगा, बल्कि उनको कैसे लाभ हो। और दूसरा 1951 में हमने क्या किया, क्या स्टेप लिया, और फिर 1991 में हमने क्या स्टेप लिया, और इसके बाद नीति कमीशन जब बन गया 2015 में, तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, तो 2017 से नीति कमीशन क्या कर रहा है। तो ये 2017 नीति कमीशन, क्योंकि 2017 तक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, 2012 से 17, तो यहां से नीति आयोग क्या कर रहा है। और वर्तमान में 2020-21, मतलब इस समय 21 में क्या हो रहा है, और कोरोना के दौरान क्या हुआ। मान लीजिए हमने कृषि पढ़ाया आपको, तो पहले यहां की दशा बता दी, फिर यहां क्या किया गया ये बता दिया, फिर यहां जब भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया तो क्या हुआ, और यहां तक क्या स्थिति उसकी रही, और फिर नीति आयोग का प्रयास, अशोक दलवई समिति की सिफारिश, और उस संदर्भ में कितना काम हुआ है और क्या रह गया है। जब सारी चीज ऐसे काउंट करने लगेंगे, इसका मतलब तब मेंस की तैयारी आपकी पूरी हो गई। कैसे घर में आप अपनी हर चीज काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आपके घर में 15 लोगों को बुला रहा हूं खाने पे, आप कहते हैं रुकिए अभी आटा ही नहीं है 15 लोगों के बराबर, सब्जी ही नहीं है, मैं प्रबंधन कर लूं तब बुलाइए।
क्योंकि अपने घर का हर चीज काउंटिंग है। ऐसे पढ़ाई लिखाई में पूरा सिलेबस काउंट होना चाहिए कि यहां से ये चीज, यहां से ये आ सकता है, यहां से ये आ सकता है, यहां से ये आ सकता है, ये आने पे ये लिख देंगे, ये आने पे ये कर देंगे, ये आने पे ऐसा कर देंगे, अंगुलियों पे हो जाए। फिर ये जानते हैं प्ले करने लगेंगे पूरे सिलेबस को, और पूरी पढ़ाई आपकी जानते भारी नहीं लगेगी बल्कि आपके अनुकूल लगेगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे जानते हैं इकोनॉमी के पार्ट को, लेकिन जरा पहले चार्ट बना देते हैं। देखिए, पहला तो हमने सिर्फ 2 शब्द समझाया था परिचय के लिए, जैसे हमने ये समझाया, ये मात्र परिचय के लिए समझाया। अब देखिए जैसे ये है, अब यहीं से बात की शुरुआत होती है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जानते हैं एक कोशिश हुई थी, आपको याद है क्या? 1944 में, 1944 में क्या था? बॉम्बे प्लान था, और बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर के बनाया गया था। जैसे ब्रेटन वुड्स प्लान था, ब्रेटन वुड्स संधि थी 1944 में, ऐसे बॉम्बे प्लान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप दिया है। जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय विचार किया, उससे पहले लोग विचार कर रहे थे, और फाइनली जब 1947 में अंग्रेजों से आजादी और 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली, तो उस समय सोचा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था को तो संविधान में स्वयं शामिल किया गया है। संविधान का भाग 12, भाग 13 जानते हैं आर्थिक संबंध पर आधारित है। संविधान का कौन सा भाग बोलिए? ये पार्ट, ये सबको याद होना चाहिए, भाग 12 और 13 इकोनॉमी पढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। और इसके अलावा कई उपबंध, ये सब जैसे आर्टिकल 110 क्या है, आर्टिकल 112 क्या है, आर्टिकल 114 क्या है, आर्टिकल 116 क्या है, आर्टिकल 117 क्या है, ये सब पता होना चाहिए। मतलब संविधान की कुछ चीजें जानते हैं आपको पता होती हैं तो बहुत आसानी से सारी चीजों को आप समझ पाते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बॉम्बे प्लान ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वरूप दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बनी, अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से लक्षण हैं सब शामिल,